लाइव। हेलो बच्चे, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे बच्चे, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार जुड़ेंगे सभी लोग, एक बार जुड़ेंगे सभी बच्चे। दीपक गुजर, बॉबी, शिखा, निक्की, सौरभ गौतम, नकुल, अनमोल, सौरभ, मानसी, कोमल, बहुत बढ़िया, प्राची यादव, नीरज कुमार, दीपिका, शिवानी, काजल, बहुत बढ़िया, नीरज कुमार, संगीता, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार बच्चे। आज हम लोगों के डेमो की आखिरी क्लास आप लोगों के सामने लेके आया हूं बच्चे। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग अगले 3 महीने जो है क्लास को चलाने वाले हैं। आप लोगों को पता चल चुका होगा कि इस तरीके से बच्चा कोर्स खत्म होगा, ऐसे सभी टीचर्स जो हैं वो पढ़ा रहे होंगे। कल शाम आप लोगों ने एडवांस की क्लास भी देखी होगी बच्चा, जो कि अल्टरनेट डेज पे होगी। तो शाम के टाइम में एडवांस के लिए भरपूर टाइम हम लोगों के पास है। हम लोगों के लिए जो सिरदर्द बना होता था बच्चे, वो मैंने बिल्कुल सेपरेट चला दिया है और उसके लिए लंबा टाइम भी हम लोगों के पास है। तो हम लोग बहुत आराम आराम से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक उसी तरह सुबह की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक को ख़त्म करेंगे और अर्थमेटिक को भी बहुत आराम आराम से एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। बच्चा ऐसे ही मैं कमेंट पढ़ रहा था अपनी वीडियो पे, कल की वीडियो पे, तो एक बच्चे का सिंगल कमेंट ये था कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो। तो आप एक बार एनालिसिस करना और आप यकीन मानना कि दिल से अगर आप देखोगे ना, दिमाग से थोड़ा सा देखोगे, तो आप एक ही चीज पाओगे कि बिल्कुल भी तेज नहीं है, बिल्कुल भी तेज नहीं है। 2 दिन हो चुके हैं और हम लोग केवल डेफिनेशन को खत्म कर पाए हैं, उसमें भी 1-2 डेफिनेशन अभी बची हुई है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितना धीमे धीमे चल रहे हैं। वो जो साथ के साथ मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं बच्चा, वो उसी टाइम पे जरूरी थे जहां मैंने वो डिस्कस किए हैं, वहां से चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आज फिर मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूंगा कि बच्चे थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा तो भरोसा करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा भरोसा आप कर लेना, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। नहीं आने दूंगा कोई भी दिक्कत, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। और आज के बाद जो कल की क्लास होगी बच्चे, वो ऐप पर होगी, और आज जो है वो आखिरी क्लास है बच्चा ये यूट्यूब पर। ठीक है, दूसरी बात, ऑफर जो था बच्चे वो केवल आज रात 12 बजे तक वैलिड है। तो आज अगर आप कोर्स परचेस करेंगे तो 20% ऑफ आप लोगों को मिल रहा होगा। कल के बाद बच्चा ऑफ नहीं मिलेगा, उसी प्राइस पर जो उसकी कॉस्टिंग है बच्चा, उसी प्राइस पर आप जो है कोर्स को परचेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करते हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि बच्चे 1 से 100 तक अभाज्य जोड़ों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले अभाज्य जोड़े क्या होते हैं? तो अभाज्य जोड़े वो संख्याएं होती हैं बच्चे जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है। जैसे 3 और 5 मैंने आपको बताया था, 5 और 7 मैंने आपको बताया था, 11 और 13 मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। नेचुरल नंबर के स्क्वायर का फॉर्मूला सही आंसर नहीं दे रहा है संगम भाई, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना, मैं खुद बात करूंगा। हर एक फॉर्मूला बिल्कुल सटीक आंसर देगा, बस जो मैंने बताया है यूज ऐसे आप लोगों को करना है ना। बुक की तरफ मूव मत करना, बुक से बच्चा आप लोगों को समझ में चीजें नहीं आएंगी। मैं पहले ही कह चुका हूं, क्लास पढ़ो, पीडीएफ पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ, डायरेक्टली क्वेश्चंस लगाओ, बनेंगे आप लोगों से क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, शायद आप लोगों को यह डाउट हो कि क्या पीडीएफ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे या नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चा, आज थोड़ा जो है हम कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी रूल की तरफ आज हम लोग जाएंगे। तो आज आप लोगों को क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आज से, क्योंकि अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी, वहां कोई क्वेश्चन की जरूरत हम लोगों को नहीं थी। ठीक है, चलो हाँ, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा था कि 1 से लेके 100 तक अभाज्य जोड़ों की संख्या कितनी होती है। तो अभाज्य जोड़े वो जोड़े होते हैं बच्चे जिन अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है।
किसी ने 9 बताया है, किसी ने 8 बताया है, किसी ने 7 बताया है। तो बच्चे आप लोगों को बता दूं कि 1 से 100 तक अभाज्य जोड़ों की जो संख्या होती है वो बच्चे 8 होती है। कौन कौन से होते हैं एक बार आप लोगों के सामने लिख लेते हैं। एक बार आप बताना क्या कोई सा छूटा तो नहीं है। अगर मैं बात करूं कि पहला जोड़ा क्या होता है तो आप कहेंगे पहला जोड़ा जो होता है बच्चे वो 3 और 5 का होता है। पहला जोड़ा जो होगा वो 3 और 5 का हो जाएगा। दूसरा जोड़ा जो होगा बच्चे वो 5 और 7 का हो जाएगा। तीसरा जोड़ा जो होगा वो 11 और 13 का हो जाएगा। चौथा जोड़ा जो होगा वो 17 और 19 का हो जाएगा। पांचवा जोड़ा जो होगा बच्चे वो 29 और 31 का हो जाएगा। छठा जोड़ा जो होगा वो 41 और 43 का हो जाएगा। सातवां जोड़ा जो होगा वो किसका होगा बच्चे? सातवां जोड़ा जो होगा वो 59 और 61 का हो जाएगा। और आठवां जोड़ा जो होगा वो 71 और 73 का हो जाएगा। क्या इससे अलग भी कोई जोड़ा ऐसा होता है जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है? क्या इससे अलग भी कोई ऐसा जोड़ा होता है जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच में 2 का गैप होता है? आप कहोगे जी बस यही तो होते हैं, इससे अलग तो कुछ होता ही नहीं है। यानी अभाज्य मतलब बच्चा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से डिवाइड होती है या केवल अपने आप से डिवाइड होती हैं, डेट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कल भी आपको बताया था कि दो डिफरेंट फैक्टर्स जिन संख्याओं के होते हैं वही हम लोगों की प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो बच्चे आंसर क्या हो जाएगा? कल के क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। 87 और 89, खुशी शर्मा जी कह रही हैं 87 और 89। बच्चा 87 को आप देखोगे तो 87 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। 87 मेरी 3 से भी डिवाइड होती है, 87 मेरी 29 से भी डिवाइड होती है। तो इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, ये हम लोगों की कंपोजिट नंबर रहेगी। क्या रहेगी बच्चा? कंपोजिट नंबर रहेगी। चलो, तो आपके कल का आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बच्चे हेडिंग आप लोग डालेंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्राइम नंबर के बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। और यहां से अच्छा एक चीज ये छोटा सा आप लोगों को बता देता हूं कि इनकी डेफिनेशंस क्या होती है, रियल नंबर क्या होते हैं यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं, जितने भी परिमेय संख्या होती है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सभी बच्चा रियल नंबर कहलाते हैं। यानी जो भी संख्या मौजूद है वो किसके अंदर आएगी? वो रियल नंबर के अंदर आएगी। चाहे वो पॉइंट में संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो कुछ भी हो बच्चे, रेशनल नंबर हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, चाहे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना हो, ऐसी सभी संख्याएं किसके अंदर आएंगी? तो आप कहेंगे वो रेशनल नंबर के अंदर आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं रियल नंबर के अंदर, अगर मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो काल्पनिक संख्या होती हैं बच्चे जिनके साथ आई लगा होता है या जिनके साथ आयोटा लगा होता है। उनके बारे में पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, तो ये सबसे नई आप लोगों को डेफिनेशन मिल सकती है कि ये परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या क्या होते हैं। बच्चा ध्यान से सुनेंगे संपूर्ण संख्या के बारे में। लास्ट में रिवीजन करा दूंगा, कल का भी और आज का भी। ठीक है, 10 मिनट में रिवीजन करा दूंगा लास्ट में, बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूं ये संपूर्ण संख्या क्या होती है, संपूर्ण संख्या, शिवानी सिंह सर कल आप परिमेय संख्या शुरू किए थे उसे पूरा करिए। बच्चे बता तो दिया था, परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती हैं। क्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि ये तीनों कंडीशन जिसके साथ भी फुलफिल होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। फिर 5-6 एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए थे, उस पर एक पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। पाई मेरी अपरिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 जो है वो रेशनल नंबर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से बन जाता है।
पाई जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है और पाई की वैल्यू यानी 22/7 जो है वो मेरा बच्चा रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, संपूर्ण संख्या क्या होती हैं? संपूर्ण संख्या का मतलब होता है बच्चा, संपूर्ण संख्या का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जिनके फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या के बराबर आ जाए, ऐसी संख्या को परफेक्ट नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परफेक्ट नंबर बोला जाता है। देखो मैं बता देता हूं, पाई एक अपरिमेय संख्या है बच्चा, लिख लेंगे इसे। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, जबकि जबकि पाई का मान जो है, पाई का मान जो है, पाई का मान ब्रैकेट में लिखेंगे 22/7, ये एक पाई का मान रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये पॉइंट आप लोग उसमें लिख लेंगे। बाकी तो अभी चैप्टर खत्म थोड़ी ना हो गया है, बार बार ये चीजें आएंगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। रेशनल नंबर के अंदर ये लिख लेंगे। सर पीडीएफ का प्रोसेस बता दो कैसे मिलेगा? बच्चे ऐप डाउनलोड करना होगा, कोर्स के अंदर वो पीडीएफ आपको मिल रही होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग लिख लेंगे बच्चा। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। तो परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्याएं वो संख्या होती हैं बच्चे, आप लिखेंगे संपूर्ण संख्या वो संख्या होती है जिनके फैक्टर्स का सम, जिनके गुणनखंड का योग जो है वो संख्या के बराबर आ जाता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा कि 6 मेरी एक संख्या है, क्या 6 मेरी परफेक्ट नंबर है? तो आपने कहा इसके गुणनखंड लिख लो, इसके फैक्टर लिख लो। तो 6 बच्चे किन किन संख्याओं से विभाजित होता है? आप कहोगे 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। उसको काउंट नहीं करना है, उस संख्या को काउंट नहीं करना है। ऐसे तो ये 6 से भी विभाजित होता है, लेकिन 6 को हमें काउंट नहीं करना है। अगर किसी संख्या के फैक्टर्स का गुणनखंड का योग जो है वो संख्या के बराबर आ जाता है तो ऐसी संख्याएं परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। 3 और 2 5 और 1 6, क्या ये 6 के बराबर आ गया? तो आपने कहा ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने दिया 28, क्या 28 किस किस से विभाजित होता है? तो आप कहेंगे 28 जो है वो 1 से विभाजित होता है, 28 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, 28 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, 28 जो है वो 7 से डिवाइड होता है, 28 जो है वो 14 से डिवाइड होता है। क्या 28 केवल इनसे डिवाइड होता है? आप कहेंगे बिल्कुल डिवाइड होता है। अगर मैं इन सब का सम पूछूं तो 14 7 21 4 25 2 27 और 1 28, क्या इस संख्या के बराबर आ रहा है? अगर किसी भी संख्या के फैक्टर का सम जो है वो संख्या के बराबर आ जाता है तो वो संख्या बच्चा परफेक्ट नंबर कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, 9/3 इसको हम क्या बोलेंगे गुरुजी? जब ये 3 आएगा डिवाइड करके रेशनल नंबर होगी। रेशनल, सभी पूर्ण संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, सभी बच्चे भिन्न जो होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं, सभी डेसिमल वाली संख्याएं रेशनल नंबर होती हैं, सभी आवर्त दशमलव की जो संख्याएं होती हैं वो रेशनल नंबर होती हैं। मेरी बात समझ लो, इरेशनल तो गिनी चुनी होती हैं। बस एक चीज याद रखेंगे, जिनका रूट जो है वो एग्जैक्ट निकल के नहीं आता है वो इरेशनल नंबर कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बच्चा, जिसका नाम होगा जातीय मान और आपका स्थानीय मान। बच्चा आप बीच बीच में चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? पीडीएफ नहीं मिलती है। मैंने आपके शुरू में क्या बताया भाई, पीडीएफ मिलने के लिए अभी पढ़ाया ही कहाँ है, डेफिनेशन बताई है, उसकी पीडीएफ डलती है बच्चा, नोट्स आपको मिल रहे हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ आज से मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि आज ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चा फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू क्या होती है, जातीय मान क्या होता है, और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा।
जातीय मान होता है बच्चे, जिस भी संख्या का जातीय मान आपसे पूछा जाता है, फेस वैल्यू पूछी जाती है, उस संख्या की जो जातीय मान होता है वो सेम होता है। जैसे मैंने कहा आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 234,579। मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिख दी और मैंने आपसे पूछा कि 5 का फेस वैल्यू क्या होगी, 5 का जातीय मान क्या होगा। तो 5 का जातीय मान पूछा है तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यानी जिस भी संख्या का जातीय मान पूछा जाए उस संख्या का जातीय मान वही संख्या खुद होती है। अगर 4 का जातीय मान पूछूंगा तो 4 हो जाएगा, अगर 3 का जातीय मान पूछूंगा तो 3 हो जाएगा, और अगर 2 का जातीय मान पूछता हूं तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर जातीय मान से क्वेश्चन आता है तो वो फ्री फंड के नंबर आप लोगों को देना चाहता है, क्योंकि जिस भी संख्या का जातीय मान आपसे पूछेगा वही संख्या खुद अपना जातीय मान होगी। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसके बाद बच्चे बात करते हैं कि क्या पूर्ण संख्या में ही जातीय मान सेम रहेगा, क्या पॉइंट वाली संख्याओं में भी जातीय मान सेम रहेगा। मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 4579.13, यहां पे पॉइंट लगा हुआ है। मैंने आपसे पूछा 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 का जातीय मान यहां भी 3 होगा, 1 का जातीय मान यहां भी 1 होगा, 5 का जातीय मान यहां भी 5 होगा। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है चाहे संख्या पॉइंट में ना हो चाहे संख्या पॉइंट में हो, जातीय मान जिस भी अंक का पूछा जाएगा वही अंक उसका जातीय मान होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जातीय मान तो हम लोगों का क्लियर हो चुका है दोनों वैल्यूज का, चाहे पॉइंट वाली संख्या ना हो चाहे पॉइंट वाली संख्या हो। लेकिन बच्चे स्थानीय मान हम लोग कैसे देखेंगे, स्थानीय मान हम लोग कैसे देखेंगे बच्चा, वो ध्यान से आप लोग सुनेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आप लोग कह रहे होंगे जी अगर 2 आ गए, मैंने कहा कि 234,539, आपसे पूछा 3 का जातीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 3 तो 2 है, इसमें जातीय मान क्या बदलेगा। भाई साहब बिल्कुल नहीं बदलेगा। जातीय मान तो जिसका भी पूछे ना तो क्वेश्चन भी देखने की जरूरत नहीं है, जिसका पूछ रहा है वही उसका जातीय मान होता है। ठीक है, बात करते हैं स्थानीय मान क्या होता है जी, इसकी ये प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो इसमें थोड़ा सा लोचा पैदा हो जाता है, वो लोचा कौन सा है उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने आप लोगों से कहा 579,864, ये एक संख्या लिखी हुई है, ये एक संख्या लिखी हुई है और इसमें मैं स्थानीय मान के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैं बच्चे 4 का स्थानीय मान पूछता हूं, 4 का प्लेस वैल्यू पूछता हूं, तो 4 के आगे कोई भी अंक नहीं है, इसलिए इसका जो स्थानीय मान होगा वो 4 ही होगा, इसका जो स्थानीय मान होगा वो 4 ही होगा। बच्चे बात को सुनना, अगर मैंने इसका स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो है वो 4 बताई है और मैं इस 4 की फेस वैल्यू पूछूं तो क्या आप उसे भी 4 ही बताओगे। यानी कि इकाई के अंक का, यूनिट डिजिट का बच्चा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जो होती है वो समान होती है। तो यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, अगर यूनिट डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछी जाए, यूनिट डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछी जाए, तो वो बच्चे क्या होती है, वो सेम होती है या वो समान होती है। ठीक है, इकाई के अंक की अगर आपसे स्थानीय मान या जातीय मान पूछा जाए तो वो बच्चे बराबर होता है। इस बात में तो कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं आपसे कहूं जी 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो जिसके बारे में पूछना चाह रहा हूं उस संख्या को ऐसे ही लिख दो, उसके बाद कितने अंक हैं बच्चा उतनी जीरो लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा।
6 का स्थानीय मान बच्चे 60 आ जाएगा, 8 का स्थानीय मान 800 आ जाएगा, 9 का स्थानीय मान 9 लिखेंगे, उसके बाद 3 अंक हैं, 3 जीरो लगा देंगे, 7 का स्थानीय मान 70,000 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बच्चा, 5 का स्थानीय मान जो होगा वो 5 लाख हो जाएगा, क्योंकि 5 के आगे 5 अंक हैं, इतनी ही जीरो हम लोगों को लगानी होंगी। तो क्या आप स्थानीय मान किसी भी अंक का निकाल पाओगे? क्या आप जातीय मान किसी भी अंक का निकाल पाओगे? आप कहेंगे जी बिल्कुल निकाल लेंगे। एक थोड़ी सी दिक्कत कब पैदा हो जाती है? एक थोड़ी सी दिक्कत हम लोगों को पॉइंट वाली संख्याओं में पैदा हो जाती है। तो बच्चा उस पॉइंट वाली संख्याओं का भी मामला समझेंगे कि एक्चुअल में उनका मामला क्या होता है। बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखो, समझाने की कोशिश करता हूं बच्चे आप लोगों को। ये पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी, मैंने कहा 5791.368। मैंने कहा ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 5791 5791.368। फेस वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप कहेंगे जी फेस वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क कहां आएगा बच्चा? प्लेस वैल्यू पे आएगा। देखो, इसमें ये पॉइंट जो होता है बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले पॉइंट के लेफ्ट की बात करते हैं कि पॉइंट के लेफ्ट में क्या होता है। अगर पॉइंट के लेफ्ट में आपसे इकाई के अंक का आपसे प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो उसे आप 1 ही लिखेंगे। अगर आपसे इसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है तो 9 का 9 लिख देंगे, 9 के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लगा देंगे। आपसे 7 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 7 लिख देंगे, 7 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। अगर आपसे 5 का स्थानीय मान पूछा जाता है तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे। क्या इस बात में आप लोगों को किसी को दिक्कत है? क्या इस बात में आप लोगों को किसी को दिक्कत है? अगर पॉइंट से लेफ्ट में पूछा है तो ये देख लो जिस अंक का आपसे स्थानीय मान पूछा है उसके और पॉइंट के बीच में कितने अंक हैं। अगर इसके और पॉइंट के बीच में एक भी अंक नहीं है तो 1 इसका स्थानीय मान होगा। 9 और पॉइंट के बीच में 1 अंक है तो 90 इसका स्थानीय मान होगा। अगर 7 और पॉइंट के बीच में 2 अंक है तो 700 इसका स्थानीय मान होगा। और 5 और पॉइंट के बीच में 3 अंक है तो 5000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। यह हो गया बच्चे पॉइंट के लेफ्ट साइड का मामला। अगर पॉइंट के राइट साइड की बात करता हूं, पॉइंट के राइट साइड की बात करता हूं तो बच्चे ये 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 3 का स्थानीय मान 0.3 हो जाएगा। पॉइंट से शुरुआत करेंगे, पॉइंट और 3 के बीच में कोई अंक नहीं है तो 0.3 लिख देंगे। अगर पॉइंट और 6 के बीच में देखा जाए तो 1 अंक है, 1 जीरो लगा देंगे। पॉइंट और 8 के बीच में 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देंगे। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान 0.3 हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान 0.06 हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान 0.008 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? एक बार ऊपर करना। एक बच्चा पूछ रहा है कौन सा, नहीं एक बार नीचे दिखाओ सर, हमें कैसे पता चलेगा, जिसका ये वाला कमेंट था। हाँ ये हिमांशु सिंह, नीचे थोड़ा सा नीचे बस। हाँ सर, हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट साइड पूछ रहा है या राइट साइड? मैंने पूछा 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 9 तो राइट साइड है ही नहीं, इसका ही तो बताओगे। अब दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा उठा होगा, वो आपसे ये पूछ ले कि 5791 है और यहां बच्चे 370
95 है। वो आपसे पूछ ले 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बच्चा वो ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें 2 अंक हैं, 2 अंक के बच्चा 2 ही आंसर होंगे। इस वाले 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 90 और इस वाले 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 0.09। तो ऐसा थोड़ी ना है। वो इस केस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस संख्या के अंदर 9 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू का सम क्या होगा। तो इस केस में आपको दोनों प्लेस वैल्यू को जोड़ना होगा। दोनों प्लेस वैल्यू को अगर आप जोड़ दोगे तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। वो कभी भी अगर एक संख्या में कोई अंक 2 या 2 से ज्यादा बार आ रहा है तो कभी भी किसी उस क्वेश्चन में बच्चा आपसे उसको अंक के स्थानीय मान के बारे में नहीं पूछेगा, या तो उसके योग के बारे में पूछेगा या अंतर के बारे में आप लोगों से पूछ रहा होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये चीज आप लोगों की डिस्कस हो गई होगी। एक क्वेश्चन के बाद मैं इस पॉइंट को ही खत्म कर रहा हूं। एक क्वेश्चन के बाद मैं इस पॉइंट को ही खत्म कर रहा हूं। मैंने लिखा बच्चे 2791.8307। मैंने लिखा 2791.8307। 8306 लिख दो, 8306 ये लिख दिया मैंने आपके सामने, यहां पॉइंट लगा हुआ है। एक बार बच्चे ईमानदारी से मुझे आंसर बताना कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, और 0 का आपको स्थानीय मान भी बताना है, स्थानीय मान भी बताना है, और जातीय मान भी बताना है, यानी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। 6 का स्थानीय मान क्या होगा और आपका 2 का स्थानीय मान क्या होगा। ये 5 बातों के सवाल जो है, 5 सवालों के जवाब जो है वो जल्दी से आप लोग दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए बच्चा कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बार देखेंगे, एक बार सही सर पॉइंट को सही बटे में लिख सकते हैं, मतलब पूछना क्या चाह रहे हो। देखो एक ही बार में क्लियर लिख दिया करो, एक साथ इतने बच्चे इतने मतलब कमेंट पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है, तो एक साथ लिख दिया करो पूरा मैसेज खोल के। बच्चा मैंने 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 तो यहां है, 7 और पॉइंट के बीच में है 2 अंक, तो 2 जीरो लगा दो, 700 हो जाएगा। 3 का पूछा है तो 3 यहां है, पॉइंट लगाओ, पॉइंट और 3 के बीच में 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दो, ये हो जाएगा। अच्छा 3 का पूछा है तो ये 8 क्यों लिख रहा हूं, 0.03 हो जाएगा बच्चे। आगे 0 का पूछता हूं तो 0 के आगे 1 अंक है, क्या होगा इसका, क्या इसका यही हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, जब भी 0 का स्थानीय मान या जातीय मान पूछा जाए तो याद रखना हमेशा 0 होता है। 0 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा 0 होती है, आपको संख्या को देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं आपसे 6 के बारे में पूछ रहा हूं। 6 का बच्चे स्थानीय मान पूछूं तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट और 6 के बीच में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दो और आखिर में क्या लिख दो, 6 लिख दोगे। अगर मैं 2 के बारे में पूछ रहा हूं तो इस 2 के बारे में पूछ रहा हूं, 2 और पॉइंट के बीच में 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दो, इसका जो हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। एक बात दिमाग में बैठा लेना कि किसी भी किताब में इससे अलग क्वेश्चन नहीं मिलेगा। या तो वो आपसे योग पूछेगा कि दोनों के स्थानीय मानों का योग क्या होगा, अगर अंक रिपीट हो रहे होंगे तो वहां वो इंडिविजुअल आपसे पूछ ही नहीं सकता, वो आपसे योग पूछेगा फिर, है ना। और अगर इंडिविजुअल पूछ भी रहा है तो दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, फिर एक ऑप्शन में होगा, जो ऑप्शन में हो उसे टिक कर देना। बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 2 आंसर देखो, एक अंक जो है वो 2 बार रिपीट हुआ। मान लो मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी 25, 3 और यहां पे ये संख्या लिख दी, मैंने पूछा 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपके समझ में थोड़ी ना आएगा ये किसकी बात कर रहा है। आप कहोगे जी इस 3 वाले का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो होगी वो 30 होगी, लेकिन इस 3 वाले की जो स्थानीय मान होगा वो 3000 होगा। तो आप कहेंगे जी मैं कौन सा आंसर दूंगा, मैं कौन से 3 को समझूंगा। तो भैया उसी चीज को तो मैं डिस्कस कर रहा हूं, या तो वो आपसे इन दोनों के स्थानीय मानों का योग आपसे पूछेगा, तो उस केस में आपको जवाब 3030 दे देना है।
या फिर आपसे अगर 3 का स्थानीय मान पूछता है तो इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा। अगर 30 देता है तो 30 पे राइट कर देंगे, वो इसके बारे में पूछना चाह रहा है। और अगर 3000 देता है तो आप इस पर टिक कर देंगे, वो इसके बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, अगर जी दोनों दे दे तो भैया आप ही कोई अलग से पेपर नहीं दे रहे हैं, जो आपकी बार को ही पेपर टेढ़ा मेढ़ा पूछा जाएगा। दोनों वो देगा क्यों? दोनों देगा तो कोई सा भी आंसर लगा के आ जाना, वही उस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, वही उस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया ना बच्चे। स्थानीय मान और जातीय मान जो पूछा था वो जीरो का पूछा था, जीरो का। तो जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान जीरो ही होता है, उसे चेक करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें 2021 में एसएससी में तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टॉपिक का नाम होगा बच्चा डिविजिबिलिटी रूल, यानी विभाजिता का नियम। ध्यान से सुनेंगे, विभाजिता का नियम बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2021 की बात करता हूं तो चाहे आप CHSL ले लो, चाहे आप MTS ले लो, चाहे आप CPO ले लो, चाहे आप CGL ले लो, हर किसी लेवल के एग्जाम में बच्चा यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रखा जाए तो आगे के लिए बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मिस्टर संदीप वो 6 का जातीय मान नहीं था बच्चा, जातीय मान 6 का 6 रहेगा। मैंने जीरो के लिए लिखा था कि जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान क्या होगा। सर चैप्टर इंडेक्स बता दीजिए। भाई चैप्टर इंडेक्स मतलब क्या बोलूं अब तुमको। पहला डेफिनेशन, कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स लिख लो। दूसरा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिख लो। तीसरा डिविजिबिलिटी रूल लिख लो। चौथा बच्चे यूनिट डिजिट लिख लो। पांचवा आपके सामने नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा। छठा नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। और सातवां बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएंगे। ये चैप्टर का इंडेक्स है बच्चे, ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसी जो बातें जो मैंने इसमें नहीं बताई हैं वो हम लोग मिसलेनियस में पढ़ रहे होंगे। मतलब इसकी जरूरत कहां पड़ गई थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसकी कहीं जरूरत पड़ी थी तो आपके भी दिमाग से एक ही बात आएगी, जी इसकी जरूरत नहीं थी, है ना। चलो समझेंगे बात को। मैंने आपसे कहा डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल में बच्चा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। पहले टाइप का क्वेश्चन वो आपसे कहेगा, एक संख्या आप लोगों को दे देगा और उसमें जो एक अंक रहेगा वो मिसिंग रहेगा। एक अंक भी मिसिंग हो सकता है, 2 अंक भी मिसिंग हो सकते हैं और 3 अंक भी मिसिंग हो सकते हैं। वो आपसे कहेगा कि अगर ये संख्या जो है इससे विभाजित होती है तो इस मिसिंग अंक की जगह क्या संख्या आएगी। वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है। डिविजिबिलिटी रूल में ही दूसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा कि अगर किसी संख्या को 25 से, अगर किसी संख्या को बच्चा 33 से डिवाइड करते हैं तो उसका शेषफल ये आता है, लेकिन अगर उसी संख्या को 11 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होते हो, वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तीसरे टाइप के यहीं पे क्वेश्चन बन रहे होते हैं। आपसे कहा कि 25 की पावर 20 दी हुई है, -2 की पावर जो है वो 20 दी हुई है। आपसे कहा ये संख्या जो है ये किस से विभाजित होगी। 4 ऑप्शन आपको देगा और आपसे कहेगा ये संख्या किससे विभाजित होगी। तो ऐसे जो हैं वो तीसरे टाइप के क्वेश्चन बन रहे होते हैं। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना। अब मैं जो है डिविजिबिलिटी रूल की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल अगर मैं 2 का पढ़ता हूं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ता हूं, तो ये एक बार मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। नवेद खान का कमेंट पढ़वाना ऊपर। सर फेस एंड प्लेस वैल्यू के पावर वाले क्वेश्चन होंगे बच्चा, एक बार मुझे बताओ, क्वेश्चन लिख के बताओ कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो। मतलब आप
पता है आप गलत क्वेश्चन दिमाग में लाते हो। हम लोग अपने आप को हमेशा जो है ना वो नीचे आंक के चलते हैं। हम लोग हमेशा अपने आप को नीचे आंक के चलते हैं, वो नीचे आंक के नहीं चलना है। ऐसा थोड़ी ना है भाई मैं कुछ छुटवा के चलूंगा। आप लोग यकीन मानो बिल्कुल जो कंटेंट मिलेगा वो अपडेटेड मिलेगा। अपडेटेड का मतलब है अगर कोई 10 दिन पहले भी एग्जाम हुआ है ना तो वो आपके आंखों के सामने से निकल रहे होंगे उसके क्वेश्चन। अगर नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल से 10 दिन पहले भी कोई क्वेश्चन आया है तो वो आपकी आंखों के सामने से निकलेगा। कंटेंट बिल्कुल अपडेटेड रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप टेंशन मत लो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। वो पावर वाले क्वेश्चन में अगर किसी में दिक्कत है तो वो लेके आओ, समाधान होगा, 100% समाधान होगा। मैंने कहा दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर इकाई के स्थान पर यूनिट डिजिट पर अगर ये अंक मौजूद हैं, अगर यूनिट डिजिट पर ये अंक मौजूद हैं तो वो संख्या जो है वो मेरी 2 से डिवाइड होगी, और अगर इनसे अलग कुछ भी मौजूद है तो वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। और जो संख्या 2 से डिवाइड होती हैं उन संख्याओं को हमने क्या कहा था, इवन नंबर कहा था। और जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है उनको हमने क्या कहा था, उनको हमने ओड नंबर बोला था। ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये दो का नियम तो बहुत आसान था। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट वाला जो अंक है अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड होगी, और अगर इकाई का अंक ही 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो बच्चे पूरी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। मैंने आप लोगों के सामने एक संख्या लिखी, मैंने आपसे कहा 23 47 814, एक संख्या लिखी 512 879, एक संख्या लिखी 613 718 42। ये संख्या आपके सामने लिखी और मैंने एक संख्या यहां पे लिख दी बच्चा, ये संख्या लिख दी। मैंने आपसे कहा कि 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो आपने कहा जी पूरी संख्या देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं इकाई का अंक देखूंगा। क्या 4 जो है वो 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है, तो ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं 9 को देखूं 2 से डिवाइड होगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या 2 जो है वो 2 से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। क्या 0 का मतलब 10 होता है? और 10 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, तो ये तीनों संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएंगी और ये संख्या जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर मैं 3 के नियम की तरफ चलूं बच्चा, 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग कर लो, जो भी डिजिट दी हुई है उनका आप सम कर लो। अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो गया तो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, और अगर अंकों का योग ही 3 से डिवाइड नहीं हुआ तो संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने एक संख्या आप लोगों के सामने लिखी, मैंने कहा 53 844, दूसरी संख्या लिखी 713 863, एक संख्या लिखी 579 783, और एक संख्या और लिख दी बच्चा 612 1836। ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी और मैंने आप लोगों से पूछा कि इसमें से कौन सी संख्या जो है वो 3 से विभाजित होगी। आपने कहा अंकों का योग कर लो, 5 और 3 8 और 8 16 और 4 20 और 4 24 हो जाएंगे। 24 में भी बच्चा अंकों का योग कर लो, 6 हो जाएगा। क्या 6 जो है वो 3 से विभाजित होता है? आपने कहा 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। आगे बढ़ता हूं, 7 और 1 8 और 3 11 और 8 19 और 6 25 और 3 28। 28 में अंकों का योग 10 होता है। 10 क्या 3 से डिवाइड होगा? तो यह संख्या बिल्कुल भी 3 से डिवाइड नहीं होगी।
ठीक है। अगर मैं यहां देखूं तो 7 और 5 12 और 9 21 और 7 28 और 8 36, 36 और 3 39 हो जाएगा। 39 में अंकों का योग करूं तो 12 हो जाएगा। क्या 12 जो है वो 3 से डिवाइड होता है? तो बिल्कुल होता है, यानी ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं यहां तक देखूं बच्चे, अगर मैं यहां तक देखूं तो 6 और 1 7 और 2 9 और 1 10 और 8 18, 3 21 6 27 हो जाएंगे। और 27 के अंकों का योग जो होता है वो 9 होता है। क्या 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है पहला भी 3 से डिवाइड होगा, तीसरा भी 3 से डिवाइड होगा, चौथा भी 3 से डिवाइड होगा, केवल दूसरे को छोड़कर सभी 3 से डिवाइड हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। 2 का नियम पढ़ा चुका हूं, 3 का नियम आप लोगों को बता चुका हूं, 4 के नियम की तरफ चलते हैं बच्चा। बहुत आसान तरीके से हर एक चीज को हम लोग समझ रहे होंगे। मैंने कहा कि 4 का विभाजिता का नियम क्या कहता है। सबसे पहले तो यह समझो, इंपोर्टेंट है, यूज बहुत ज्यादा होता है, यूज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले समझेंगे 4 का विभाजिता का नियम क्या होता है। हाँ, 10 का भी योग कर लो, प्रेरणा सिंह बच्चे योग कर लो। 10 का 1 हो जाएगा, 1 तो 3 से विभाजित नहीं होता। समझेंगे 4 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट जो है, अगर वो 4 से डिवाइड हो जाती है तो संख्या पूरी मेरी 4 से डिवाइड होगी। और लास्ट 2 डिजिट ही 4 से डिवाइड नहीं होती है तो मेरी संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? मैंने कहा कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है अगर लास्ट के 2 अंक जो है वो 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। और अगर लास्ट के 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन में 3 गलत है? लास्ट क्वेश्चन में 3 गलत है, पता नहीं अब क्या लिखा है, हो गया होगा कोई दिक्कत। चलो देखते हैं बच्चे। अगर मैं एक संख्या लिखता हूं 2742 892, ठीक है। मैंने एक संख्या लिखी 1536 700, यहां पे लिख दिया। मैंने एक संख्या लिखी 813 474, एक संख्या लिखी मैंने 901 और 802। मैंने आप लोगों से पूछा कि इन चारों में से 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो आपने कहा जी 4 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोगों को पता है, हम आखिरी का अंक देख रहे होते हैं, आखिरी के 2 अंक देख रहे होते हैं। तो आखिरी के 2 अंक बच्चे ये हैं, आखिरी के 2 अंक ये हैं, आखिरी के 2 अंक ये हैं और आखिरी के 2 अंक ये हैं। अगर ये आखिरी के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। और अगर आखिरी के 2 अंक ही 4 से डिवाइड नहीं हुए तो संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अच्छा एक बात बोलूं, वह मतलबी टाइप के इंसान हो, तुम भी स्वार्थी टाइप के इंसान हो। मैंने आप लोगों को एक बात शुरुआत में बताई थी कि ये लाइव और लाइक की संख्या जो है टीचर को मोटिवेट करती है, टीचर दुगने उत्साह के साथ पढ़ा रहा होता है अगर ये लाइव और लाइक की संख्या अच्छी खासी हो। तो बच्चा आप लोगों का क्या जा रहा है, अगर क्लास वास्तव में सही लग रही है तो ये लाइक की संख्या उतनी होनी चाहिए जितनी लाइव की संख्या है। और अगर क्लास में कोई बात ही नहीं है, क्लास में कोई जान ही नहीं है, तो भाई जबरदस्ती तो मैं भी आप लोगों से नहीं करा सकता। ये एक्चुअल में ये फीडबैक का काम कर रही होती है ये क्लास। अगर आप लोग यहां क्लास को लाइक करोगे तो लगेगा कि हाँ फीडबैक जो है वो सही दिशा में जा रहा है। ठीक है, मर्जी आप लोगों की है कि आप कैसा फीडबैक मुझे देना चाह रहे हो। ठीक है, चलो मैंने आपसे कहा कि लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड करके देख लो। जब आपने 4 से डिवाइड किया तो 4 दूनी 8 हुआ, 1 बचेगा, 4 तिया 12। क्या लास्ट के 2 अंक जो हैं वो 4 से डिवाइड हो गए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने यहां देखा 2 जीरो का मतलब होता है 100। जब मैंने 100 को 4 से डिवाइड किया तो ये भी 25 बार कट जाएगा, यानी ये संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा 74
75 क्या 4 से डिवाइड होता है? तो आपने कहा 4 एकम 4, 3 बचेगा, 34 नहीं विभाजित होता। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 02 जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो आपने कहा 02 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब भी ये संख्या जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो आपने कहा जी ये बात तो मेरे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। 4 के रूल में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे 4 के रूल में हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बच्चे 5 का विभाजिता का नियम क्या कहता है। मैंने आपसे कहा कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे जी 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत आसान है। अगर इकाई के स्थान पर, अगर यूनिट डिजिट पर आपको 0 और 5 में से कुछ भी दिखाई दे, अगर इकाई के स्थान पर आपको 0 और 5 में से कुछ भी दिखाई दे तो संख्या 5 से डिवाइड होगी, और अगर 0 और 5 से अलग कोई भी अंक दिखाई दे तो संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। दो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। अगर मैंने आपसे कहा 24 79 05 530 850 और एक लास्ट लिख दिया 713 847, मैंने आपसे पूछा कि 5 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो आप कहेंगे अगर इकाई के स्थान पर 5 मौजूद है, अगर इकाई के स्थान पर 0 मौजूद है तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होंगी, और अगर इनसे अलग कुछ भी मौजूद है तो संख्या जो है वो 5 से विभाजित नहीं होगी, यानी 5 से डिवाइड वो नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई या नहीं? हर्ष यादव वो 100 कैसे हो गया? बच्चे या तो ये रूल याद कर लो कि 2 जीरो का मतलब जो होता है वो हमेशा 4 से डिवाइड होता है, या इसे देख सकते हैं, इसे 100 मान लेते हैं, 100 जो होता है वो 4 से हमेशा डिवाइड होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने 5 का नियम भी पढ़ चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट नियम आप लोगों के सामने आता है, नाम होगा बच्चे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है बच्चा 6 का कोई डायरेक्टली नियम नहीं होता। 6 को इस तरीके से तोड़ लो जिसमें कुछ कॉमन ना हो। तो क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 3 गुणा 2 लिख सकता हूं? क्या 6 को बच्चे मैं 3 गुणा 2 लिख सकता हूं? अगर कोई संख्या मेरी 3 से और 2 से दोनों से विभाजित रहेगी, अगर कोई संख्या मेरी 3 और 2 दोनों से विभाजित होगी यानी दोनों से डिवाइड होगी, तो समझ जाना कि वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो संख्या मेरी 6 से डिवाइड हो जाएगी। और एक बात समझना, मैं 3 का भी नियम आप लोगों को बता चुका हूं, मैं 2 का भी नियम आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंकुश तिवारी सर समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चा फिर तो कुछ दिक्कत का विषय है, फिर तो कुछ दिक्कत का विषय है। आप थोड़ा सा चीजों को, अपने दिमाग को सेट करो, मेंटली प्रिपेयर हो, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है इतने धीरे चलते हुए? अगर ऐसे कैसे काम चलेगा यार? इन कमेंट्स को देख के तो थोड़ा सा हर्ट होता है कि चीजें इतने प्यार से समझाते हुए चल रहे हैं, फिर भी आप ऐसा कमेंट कैसे कर सकते हैं? चलो, दोनों से डिवाइड होगी। मैंने आपके सामने संख्या लिखी 53 29 574, एक संख्या लिखी 813 749 51, एक संख्या लिखी 729 993 4, एक संख्या लिखी 813 719 544। ये संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। भाई बहुत प्यार से चीजों को समझना। मैंने पूछा कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी, कौन सी संख्या 6 से डिवाइड होगी? तो आपने कहा कि 6 से डिवाइड होने का मतलब है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना।
अगर मैं पूछूं कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगी तो आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी ये संख्या 2 से डिवाइड, क्योंकि इकाई का अंक ही 2 से डिवाइड हो रहा है। मैंने पूछा क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी तो आपने कहा अंकों का योग देख लो। अंकों का योग देख लो, 5 और 3 8 और 2 10 और 9 19 और 5 24 और 7 31 हो जाएगा, 31 और 4 35 हो जाएगा, और 35 के अंकों का योग 8 होता है। 8 3 से विभाजित नहीं होता। अगर ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा है तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। हमें 6 से विभाजित के लिए क्या करना होगा, हमें इन दोनों से विभाजित करना होगा। अगर दोनों से विभाजित होता है तो 6 से विभाजित होगा। अगर किसी एक से भी विभाजित नहीं हुआ तो बच्चे वो 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा यह संख्या क्या 2 से डिवाइड होती है? आपने कहा इकाई का अंक 2 से डिवाइड नहीं होता, तो यह संख्या भी 2 से डिवाइड नहीं होगी। मैंने पूछा क्या यह संख्या 3 से डिवाइड होती है? आपने कहा 8 और 1 9 और 3 12 7 19 4 23 9 32 5 37 और 1 38, और 38 में जो अंकों का योग होता है वो 11 होता है, और 11 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये 6 से भी विभाजित नहीं होगी। पहले तो ये 6 से पहले ही विभाजित नहीं होती क्योंकि ये 2 से भी नहीं हो रही थी। 3 से चेक करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चीजें रिकॉल करा दूंगा कि 3 का विभाजिता का नियम क्या कहता है। ठीक है, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यह संख्या जो है वो 2 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यह संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा क्या यह संख्या जो है वो 3 से डिवाइड होती है, तो आपने कहा कि 7 और 2 9 और 9 18 9 3 27 9 चौक 36 36 और 3 39 और 4 43 हो जाएगा, और 43 में अंकों का योग 7 होता है, और 7 3 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये 6 से भी विभाजित नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई। चौथे की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये संख्या 2 से विभाजित होती है, तो आपने कहा इकाई का अंक 2 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। और अब अंकों का योग देख लो, 8 और 1 9 और 3 12 7 19 और 1 20 और 9 29 5 34 और 4 38 और 4 42 हो जाएंगे, और 42 में अंकों का योग 6 होता है। 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 क्या 3 से विभाजित होता है? आपने कहा जी बिल्कुल होता है। अगर कोई अंक दोनों से विभाजित हो जाए तो आप कह दोगे कि ये 6 से भी विभाजित हो जाएगा। तो 6 का विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या जो है बच्चा 6 से भी हमेशा विभाजित होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं ऐसे भी क्वेश्चन कराऊंगा जैसे 2021 में पूछे जा रहे हैं, वैसे भी क्वेश्चन कराऊंगा कि अगर ये 72 से विभाजित होती है तो x और y का योग बताओ। वो सारी चीज कराऊंगा, पर उसके लिए पहले आप लोगों को बेसिक होना जरूरी है। बेसिक पता होना जरूरी है बच्चा, तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, पहले बेसिक समझ लो, हर क्वेश्चन को आप लोग करोगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चे 7 का विभाजिता का नियम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। 7 का विभाजिता का नियम यह कहता है कि 7 से बच्चा क्वेश्चन ही नहीं बनता है। कोई विभाजिता का नियम ही याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने ये बात बोली कि 7 का विभाजिता का नियम हम लोगों को देखने की ही जरूरत नहीं है, आप लोगों के दिमाग में एक कीड़ा उठा होगा। आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी जी, अगर 7 का ही नियम पूछ लिया। पहली बात तो बच्चा आज तक तो पूछा नहीं गया, आगे भी कभी नहीं पूछा जाएगा। 7 के नियम लगाने से बेहतर है कि 7 से हम डायरेक्टली उसे विभाजित करके देख लें। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आप नियम की बात ही करते हो, नियम की बात ही करते हो, तो एक नियम जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने आपके सामने लिखा 5379। मैंने आपके सामने लिखा 5379। यहां पे लिख देते हैं, चलो 3 और लिख देते हैं। मैंने कहा 53,793 है। क्या यह संख्या 7 से विभाजित होती है? तो आपने कहा जी नियम बताओ, नियम क्या होगा इसका? क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो जी भैया कहां इस मास्टर जी को अटका दें, एक बार पूछे तो सही, क्या पता साथ में यहीं लोचा हो मास्टर के पास। तो भैया लोचा नहीं है, लेकिन वही चीज पढ़नी है जो हमारे काम की है। देखो ध्यान से,
सात का नियम यह कहता है कि इकाई के अंक का डबल कर लो। इकाई के अंक का जब डबल करेंगे तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बच्चे इसे काटो और इसमें से 6 घटा दो तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे जी 53 73 आ जाएगा। 9 में से 6 जाएंगे 3 आएगा। अब इसका डबल कर लो, 3 का डबल करोगे, 3 का डबल करोगे तो 6 आएगा। इसको काटो और इसमें से 6 घटा दो, 7 में से 6 गया 1, ये 531 बच जाएगा। बच्चे अब इसका डबल कर लो, 1 का डबल करोगे तो 2 आएगा और 53 में से 2 जाएंगे तो 51 आएगा। आप बताओ क्या 51 जो है वो 7 से डिवाइड होता है? आप कहोगे कि 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। है जी, इतना बड़ा पेपर में करेंगे, आप इतना उलझा क्यों रहे हो? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा। इसीलिए बच्चा मैं कह रहा हूं कि जवाब देना ही नहीं है, वो 7 का नियम नहीं पूछेगा, और अगर 7 का नियम पूछेगा तो मैं डायरेक्टली विभाजित करके देखूंगा। 7 सत्ते 49, 2 बचेगा, 27 हो गया, 7 तिया 21, 6 बचेगा, 6 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 नाम 63 बचे, तो 6 7 से विभाजित होता है, 7 से विभाजित हो रहा है क्या? एक बार देखना भी 7 से विभाजित होगा क्या ये? 53 793, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 5 बचेगा 59 हो जाएगा, और 7 अट्ठे 56, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 7 चौक 28, शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। यानी ये तो हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। इसलिए बच्चा मैं आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जब भी 7 का नियम पूछेगा तो आपको डायरेक्टली ही भगे चले जाना है, कोई नियम उसमें लागू नहीं करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बच्चे 8 की तरफ। अब बात करते हैं 8 की तरफ कि 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है। 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है? जैसे बच्चे जब हमने 2 का विभाजिता का नियम पढ़ा था तो उसमें इकाई के अंक को देखा था, यानी यूनिट डिजिट को हम लोगों ने देखा था। जब हमने 4 का विभाजिता का नियम पढ़ा था तो हमने बाद के 2 अंकों को देखा था। लेकिन जब हम 8 का विभाजिता का नियम देखते हैं तो 8 के विभाजिता का नियम यह कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट देख लो, और लास्ट के 3 डिजिट जो है अगर वो 4 से 8 से डिवाइड हो जाएं, अगर लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएं तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी, और अगर लास्ट के 3 डिजिट ही 8 से विभाजित नहीं हुए तो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने आपके सामने लिखा 1072 840, तो आपने कहा बिल्कुल ठीक। मैंने कहा 32 48 000, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा 729 842, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। और चौथा लिखा मैंने आपके सामने 613 842, और यहां पे लिखा 72। तो मैंने आपसे पूछा कौन सी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या जो है वो 8 से विभाजित होगी बच्चा? तो आप लोग एक बार बताएंगे कि क्या ये 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होते हैं? भाई 8 का विभाजिता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से कटने चाहिए। तो 8 से इसे काटा तो 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। मैंने कहा था 2 के नियम में आप लोगों को बताया था, अगर इकाई के स्थान पर 0 है तो वो हमेशा 2 से कटेगा। अगर बाद के 2 अंक जो हैं वो 0 0 हैं तो वो हमेशा 4 से कटेगा, और बाद के 3 अंक जो हैं वो 0 0 0 हैं तो वो हमेशा बच्चे 8 से कटेगा। या आप ऐसे नहीं मानना चाहते तो 3 0 को 1000 मान लो, 8 से डिवाइड करोगे 8 एकम 8, 2 बचेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 3 0 वाला जो होता है हमेशा 8 से विभाजित होगा, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां देखूं तो बच्चा लास्ट के 3 अंकों को देखता हूं। जब लास्ट के 3 अंकों को मैंने देखा तो 8 एकम 8, ये 42 हो गया, ये नहीं कटेगी तो संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। अगर मैं यहां देखूं 272 को चेक करता हूं कि क्या 272 जो है वो 8 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे 8 तिया 24 होगा, 4
24 होगा, 3 बचेगा, 8 चौक 32 होगा। यानी यह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो रही है तो संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 8 का विभाजिता का नियम यह कहता है आखिरी के 3 अंक देख लो, अगर आखिरी के 3 अंक ही 8 से विभाजित हो गए तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी, और अगर आखिरी के 3 अंक ही 8 से विभाजित नहीं हुए तो संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। कल बच्चे विभाजिता का नियम और क्वेश्चन दोनों हो जाएंगे। कल जो क्लास होगी वो ऐप पर क्लास होगी, कल यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी, तो बिल्कुल भी वेट ना करें बच्चे। और मैं यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी में जुट जाइए। अब वो ये बेस्ट समय चल रहा है जहां आपको तैयारी में जुटने की जरूरत है, बहुत मन लगा के पढ़ने की जरूरत है, तन मन धन मतलब सब कुछ जो है वो पढ़ाई के लिए आपको अर्पित कर देना है, आपको दे देना है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप मन लगा के पढ़ाई करेंगे। और बच्चा ये कोर्स कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, 700-800 की चीज है, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, पर आप लोग उस चीज को महसूस करो कि अगर इस कोर्स के बदले में आपको 40, 45, 50 हजार की जॉब मिल रही है तो जीवन का आनंद ही अलग है। और जॉब के बाद तो आपके वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे जिनके सपने आप अभी देख रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं कौन से सपनों की बात कर रहा हूं? तो हर एक सपना पूरा होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस में लगने के बाद वो पूरा होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल ऐप पर बच्चे, तो सुबह जुड़ना ना भूलें। ओके, टाटा बाय बाय।